ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा जी, लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो खत्म हुआ था मोमेंटम पे। और मोमेंटम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच्चों ने सॉल्व करके भी भेज दिए थे मुझे। लेकिन चले, जिससे सही नहीं सॉल्व हुआ तो उनके लिए मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ, क्योंकि लेक्चर का लास्ट जो था वो क्वेश्चन था जिसे अटेम्प्ट करने के लिए मैंने खाली छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त टाइम हमारे पास शॉर्ट था। तो आज इसको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। और आप देख लेंगे अगर आप कहीं पर यहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन का आंसर जो था वो सही बताया था सॉल्व करके। तो वो जो कि अच्छी चीज है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसके अंदर इन्होंने कहा हुआ है, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस बाय 50%। अब आप, ये वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, जब डिक्रीजेस बाय या डिक्रीजेस टू का वर्ड आए तो आपने क्या करना है। डिक्रीजेस बाय का मतलब ये है कि जो आपके पास मोमेंटम है उसमें से आप 50% माइनस करें। और अगर डिक्रीजेस टू 50% होता तो इसका मतलब जो मोमेंटम था उसकी जगह आप रिप्लेस कर देते 50% को। ठीक है। यानी कि आप सबसे पहले यहां लिखेंगे कि जो भी आपके पास मोमेंटम है वो चेंज इस तरह होगा कि जो इनिशियल है उसमें से आप 50% को क्या कर दें, माइनस कर दें। 50% मोमेंटम माइनस। अब 50% को अगर आप नंबर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो ये आपके पास 1p है, माइनस 50% को आप लिखें तो ये आपके पास होगा 0.5p। ठीक है। अब जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपके पास p प्राइम है वो बराबर हो जाएगा 0.5p के। तो ये आपके पास मोमेंटम का हो गया चेंज। अब आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है वो बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि देन डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो आपने बताना है कि परसेंटेज में काइनेटिक एनर्जी का कितना डिक्रीमेंट होगा। ये चीज हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो अब अगर आप इस केस को देखें तो इसके अंदर मोमेंटम चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो हमारा जो फार्मूला होगा वो इस तरह से बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल्स टू पी प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब पी प्राइम किसके बराबर है, 0.5p के। इसको उठाकर आप पुट करते हैं इस जगह पर, तो यहां से आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 0.5p होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब आप जब 0.5 का स्क्वायर करते हैं तो 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। पी का स्क्वायर p हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2m हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये जो आपके पास वैल्यू है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये पी स्क्वायर अपॉन 2m किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के। तब आप इसको यहां पर पुट कर सकते हैं, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो चेंज हो जाएगी कितनी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो गई 0.25 के ई के। अब हमसे उन्होंने पूछा था कि देन डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो कितना डिक्रीमेंट आया। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसका स्टेप ये होता है कि अगर आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो देखना है कि इसके अंदर कितना आया, तो उसको कैलकुलेट करने का जो है वो फार्मूला यहां पर मैंने आपको पिछले वाले केस में भी लिखवाया था, दोबारा आपको लिखवा देता हूं इसके अंदर, कि अगर आपने ये देखना हो कि कितना उसके अंदर चेंज आया, इस चेंज को हम यहां पर फार्मूले के जरिए लिख सकते हैं। और वो ये है कि परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, जो भी आपके पास चेंज है उसको आप डिवाइड करें ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से, एंड परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई करें 100 से। अब चेंज जो है वो कितना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम किस तरह से लिखेंगे, ये आपके पास क्या हो गया, के ई माइनस 0.25 के, और इसको ओरिजिनल से आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, के ई। अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 0.25 कितना बचेगा, 0.75 के ई डॉट के ई। और आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो जब आप 0.75 के ई से ये के ई कैंसिल हो जाएगा, और 0.75 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 75%, जो कि आंसर मैक्सिमम लोगों ने मुझे बताया था। और ये आंसर है। जिन लोगों से ना हो रहा हो तो वो चेक कर लें कि वो काम मिस्टेक इसमें कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड था, और वो कंसोलिडेशन क्वेश्चन है हमारे पास, और वो है, इफ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 500%। तो अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की इंक्रीज कर रही हो, इंक्रीजेस बाय 500%,
परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम विल बी, तो आपने बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम जो है वो क्या होगा, यानी कि वो भी आपने परसेंटेज में बताना है। अब अगेन वही सारी चीजें जो हम पहले भी करते हुए। For complete video lectures of physics for MDCAT preparations, visit biologyguardian.com. Not only physics, but you can also obtain chemistry for the preparation of MDCAT and biology for the preparation of MDCAT. English as well as logical reasoning can also be found on biologyguardian.com. So don't miss out on this opportunity and visit biologyguardian.com. उसी तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखें अगेन यहां पर वर्ड जो लिखा हुआ वो है इंक्रीजेस बाय, तो मैंने आपको बताया इंक्रीजेस बाय का मतलब जो आपके पास ओरिजिनल है उसके अंदर आप क्या करें 500% ऐड कर दें। तो यहां पर हम लिख देंगे इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी जो भी चेंज हो रही है वो इस तरह चेंज हो रही है कि आपकी जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है उसमें 500% को आपने ऐड कर देना। अब 500% को अगर आप नंबर में लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस 5 ke, और ये जब आपस में ऐड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 6 ke। अब मोमेंटम हमने कैलकुलेट करना है, तो मोमेंटम का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स m इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब हम जानते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी मोमेंटम भी चेंज होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं P प्राइम इज इक्वल्स टू 2m ke प्राइम। अब जो ke प्राइम है उसकी वैल्यू क्या है 6 ke, इसको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 2m एंड 6 ke। अब इस 6 को आप क्या करें रूट से बाहर निकालना है, तो आपके पास P प्राइम आ जाएगा अंडर रूट 6 और बाकी 2m ke किसके बराबर है P के बराबर है, तो ये आपके पास क्या आ गया P। अब अंडर रूट 6 किसके बराबर होता है, तो अंडर रूट 6 की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडर रूट 6 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये तरीका है कि आप इसे चाहें तो डिवाइड कर दें दो हिस्सों में, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। क्यों, क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर्स हैं, इनका आपको रूट तकरीबन पता होता है। अंडर रूट 3 1.7 और अंडर रूट 2 1.4, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 2.4, वरना आप अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि 4 का रूट 2 होता है, तो बाकी आगे 9 का रूट 3 होता है, तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो 2 और 3 के दरमियान में, और वो वैल्यू 2.4 है। जैसे आपको आसान लगे आप उस तरह कर सकते हैं। अब मोमेंटम का आपको पता चल गया कितना चेंज हुआ है। अब हमने क्या करना है, इंक्रीज इन मोमेंटम निकालना है। तो अगेन वही फार्मूला कि इंक्रीज इन मोमेंटम जो है वो कितना होगा, तो इस चीज को मैं यहां पे निकाल लेता हूं। उसी तरह से डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100। अब डेल्टा पी की जगह पर हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया अंडर रूट 6 पी माइनस पी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब अंडर रूट 6 किसके बराबर था 2.4 के, अंडर रूट 6 को हमने क्या कहा था 2.4। तब आप क्या करेंगे अंडर रूट 6 की जगह 2.4 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 2.4 पी माइनस पी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100। फर्दर इसे सॉल्व करें, 2.4 में से p निकलेगा तो ये आप बचेगा 1.4 p डिवाइडेड बाय p मल्टीप्लाई बाय 100, और p से ये p क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 1.4 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 140%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप काइनेटिक एनर्जी को 500% इंक्रीज करते हैं तो मोमेंटम जो इंक्रीज होता है वो कितना होता है 140% इंक्रीज होता है। तो ये आपके पास मोमेंटम से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने लास्ट क्लास में करना था, टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने नहीं किया। आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, उसका नाम है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, इसको करने से पहले एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि एवरी मूविंग बॉडी मे हैव इम्पल्स, ट्रू और फॉल्स। तो हम ये कहते हैं कि क्या हर मूविंग बॉडी के साथ इंपल्स होगा, तो देखिए जी इसका आंसर हम इस तरह से देखते हैं कि जरूरी नहीं है हर मूविंग बॉडी के साथ इंपल्स हो, तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों, क्योंकि इंपल्स की कंडीशन है, इंपल्स सिर्फ उस जगह होगा जहां पर एक्सेलरेशन मौजूद होगा। जिन बॉडीज में एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब यह है कि वहां पर फोर्स भी मौजूद होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट फोर्स के साथ या जीरो एक्सेलरेशन के साथ है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसके पास इंपल्स नहीं होगा। लेकिन हम ये कहें कि हर मूविंग बॉडी के साथ क्या इंपल्स होगा, तो ये बात
दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी बॉडीज होंगी जिसके साथ इंपल्स नहीं होगा। आज इस लेक्चर के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे किन के साथ इंपल्स नहीं होगा और किन के साथ होगा। इवन मैं आपको एक बात सिर्फ यहां पे ये बता दूं कि सर्कुलर मोशन भी एक ऐसा मोशन है जिसमें इंपल्स होता है। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन मैंने आपको बताई उस कंडीशन को अगर आप देखें कि जहां एक्सेलरेशन मौजूद होगा वहां इंपल्स होगा, तो आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन के अंदर एक एक्सेलरेशन हर वक्त मौजूद होता है, जिस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर चाहे वो सर्कुलर यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर इंपल्स मौजूद होता है। अब इंपल्स होता क्या है, इस चीज को जरा हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं, तो आगे जाके हमें इस माइंड्स ऑन क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंपल्स की दो स्टेटमेंट है। सबसे पहले, इंपल्स बॉडी की मोमेंटम को चेंज करता है, या यूं हम कह सकते हैं इसकी स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूसेस इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो जब कभी भी मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा तो वहां पर क्या मौजूद होगा? इंपल्स। या फिर इस स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। For complete video lectures of physics for MDCAT preparations, visit biologyguardian.com. Not only physics, but you can also obtain chemistry for the preparation of MDCAT and biology for the preparation of MDCAT. English as well as logical reasoning can also be found on biologyguardian.com. So don't miss out on this opportunity and visit biologyguardian.com. and time, product of force and time, और कौन सा टाइम ड्यूरिंग विच, कौन सा टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स इज अप्लाइड, ड्यूरिंग विच फोर्स इज अप्लाइड। तो वो टाइम जिसके अंदर फोर्स क्या हो रही हो, कांटेक्ट में हो बॉडी के साथ और उसके मोमेंटम को चेंज कर रही हो, उस टाइम को हम टाइम ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं और टाइम ऑफ इंटरेक्शन भी कहते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट है इंपल्स की। अब इसका फार्मूला अगर आप देखें तो जो स्टेटमेंट मैंने लिखी उसी स्टेटमेंट को मैं यहां पर जो है वो लिख सकता हूं कि इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इंपल्स की जो डायरेक्शन होगी वो मोमेंटम की डायरेक्शन नहीं होगी, बल्कि चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो इंपल्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, मोमेंटम की डायरेक्शन में इंपल्स कभी भी नहीं होता, बल्कि चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में इंपल्स होता है। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी आई। दूसरा, इंपल्स की डायरेक्शन जो होती है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को इस तरह भी लिखा जा सकता है ना, एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो जो डायरेक्शन आपके पास फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इंपल्स की होगी। या फिर इस फार्मूले को इस तरह भी लिखा जा सकता है, एम ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो इससे यह पता चलता है कि जो डायरेक्शन आपके पास एक्सेलरेशन की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी? इंपल्स की होगी। तो ये तीन चीजें डायरेक्शन के अंदर मैं यहां पर आपको लिख देता हूं नोट के तौर पर, आपको याद रहेगा कि पहली चीज कि जो आपकी डायरेक्शन होती है इंपल्स की, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ along the direction of force, along the direction of force, direction of force। दूसरी चीज जो आपकी इंपल्स की डायरेक्शन है वो along the direction of acceleration होती है, along the direction of acceleration। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, एक्सेलरेशन, एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ये आपके पास जो है वो डायरेक्शंस हैं तीन इसके अंदर। यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो है न्यूटन सेकंड, और आप इसे जो है वो बेस यूनिट, एसआई बेस यूनिट में लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जी जी बिल्कुल, सेम एज मोमेंटम। तो न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर इंपल्स एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एक ओवरऑल इफेक्ट है फोर्स का। मैं इस इंपल्स को शॉर्ट में ये कह सकता हूं
कि इम्पल्स जो है वो ओवरऑल इफेक्ट है फोर्स का। अब फोर्स कौन सी है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स जो है वो है ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फोर्स। और इस फोर्स को अगर हम कहें तो ये फोर्स आपके पास जो है वो इंपल्सिव फोर्स है। अब इंपल्सिव फोर्स क्या होती है, देखें ऐसी फोर्स जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई होती है किसी बॉडी पर, उसे हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आप रोड पे खड़े हैं और आपके सामने से कोई गाड़ी गुजर कर जाती है और आपका पांव थोड़ा बाहर निकला है, तो जिस लम्हे उस गाड़ी का टायर आपके पांव से गुजरेगा तो वो टाइम बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए होगा, और उस टाइम पे जो फोर्स आपके पांव पे फील होगी उस फोर्स को हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल है कि एक बैट बॉल, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल अचानक से आपकी तरफ आती है और आपके फेस को हिट करती है, तो जिस टाइम पे वो बॉल आपके फेस को हिट करती है वो जो फोर्स होगी उस फोर्स को हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। तो यहां पर इंपल्स जो है वो ओवरऑल इफेक्ट है किसका, फोर्स का। और कौन सी फोर्स, इंपल्सिव फोर्स। अब वो जो फोर्स है वो फोर्स इंक्रीज हो सकती है, इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। ये भी हो सकता है कि वो फोर्स जीरो से मैक्सिमम तक अप्लाई हो, मैक्सिमम वैल्यू। या फिर वो ये भी हो सकता है कि वो फोर्स डिक्रीज हो फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। अब जैसे आप एक हाई ट्रेजेक्ट्री के कैच को अगर कैरी करते हैं, तो जब आप कैच को कैरी करते हैं तो उस टाइम जब आपके पास आकर बॉल हिट करती है तो फोर्स मैक्सिमम होती है, एंड देन वो आपके बॉल हाथ में आने के बाद फोर्स क्या हो जाती है उसकी जीरो। तो इसका मतलब यहां पर फोर्स मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि फोर्स आपके पास जीरो टू मैक्सिमम भी हो सकती है और मैक्सिमम टू जीरो भी हो सकती है। इस चीज को मैं ग्राफिकली अगर आपको शो करूं तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि फर्ज करें कि मेरे पास एक ग्राफ है जो कि बना है फोर्स और टाइम के दरमियान में। तो वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूं एफ को, एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूं टाइम को, और यहां पर मैं एक ग्राफ शो करता हूं और ये ग्राफ आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है स्टार्टिंग में, तो यहां पर आपको फोर्स क्या नजर आ रही है, ये फोर्स है जीरो, ठीक है। और जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। आपको ग्राफ में नजर आ रहा है फोर्स क्या है, मैक्सिमम। अब अगर देखा जाए तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, इस चीज को मैंने मोमेंटम के टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया था। इस ग्राफ का जो एरिया है वो हमें बताता है चेंज इन मोमेंटम, और ऊपर हमने बताया चेंज इन मोमेंटम किसको कहते हैं, इंपल्स को। ठीक हो गया ना। तो यहां पर अगर आप देखें तो फोर्स क्या है, जीरो टू मैक्सिमम, और ऊपर भी तो मैंने यही डिस्कस किया है कि इंपल्स ओवरऑल इफेक्ट है फोर्स का, जिसके अंदर फोर्स इंक्रीज होती है जीरो टू मैक्सिमम। तो जब आप एरिया निकालेंगे तो उस एरिया में आपने क्या करना है, फोर्स को जीरो से लेके कहां तक लिखना है, मैक्सिमम तक, तभी तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर इंपल्स कितना है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसकी शेप को थोड़ा चेंज कर दूं और मैं आपसे ये कहूं कि अब यहां पे आपके पास फोर्स है, ये आपके पास टाइम है, और अब मैं यहां पर ये कहूं कि पहले आपके पास जो फोर्स है वो जीरो से जा रही है मैक्सिमम, ये आपके पास मैक्सिमम, एंड देन उसके बाद मैक्सिमम से फिर कहां आ रही है, जीरो पर। अब ये दोनों बातें हो गई, ठीक है ना, जो मैंने ऊपर कही, जीरो टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू जीरो। ये आपके पास है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक हो गया। ये आपके पास है जीरो, ये पास है जीरो, ठीक हो गया। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो आपके पास शेप है इसका एरिया जो है वो हमें अगेन क्या इंफॉर्मेशन देगा, एफ इंटू टी। एरिया हमें अगेन इंफॉर्मेशन देगा चेंज इन मोमेंटम की, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स के बराबर। अब इसके अंदर सिर्फ फर्क किसका है, शेप का। शेप का फर्क है, ये क्या है, सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल का एरिया अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो एरिया किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल है, टू से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, एरिया इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। जो एरिया होता है सेमी सर्कल का, सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल का होगा तो टू से बस डिवाइड कर देंगे, सिंपल है ये, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और एरिया किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के, एंड दैट चेंज इन मोमेंटम इंपल्स के बराबर है। यानी कि शेप मैटर नहीं करती, आप एरिया क्या कर सकते हैं, दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं एक और ग्राफ यहां शो करूं,
वो ग्राफ सर है। इसका जी जी बोले। सर इसका स्लोप क्या होगा? किसका स्लोप? एफ और टी का जो रिलेशन है, जैसे अगर चेंज और मोमेंटम। For complete video lectures of physics for MDCAT preparations, visit biologyguardian.com. Not only physics, but you can also obtain chemistry for the preparation of MDCAT and biology for the preparation of MDCAT. English as well as logical reasoning can also be found on biologyguardian.com. So don't miss out on this opportunity and visit biologyguardian.com. का एरिया आ रहा है। जी जी। आप मुझे बताएं कि अगर आप स्लोप निकालते हैं, मैंने आपको स्लोप निकालने के बहुत सारे तरीके बताए ना। मैंने आपसे कहा कि स्लोप बराबर होता है ग्रेडियंट के, ठीक हो गया ना। स्लोप को हम कैलकुलेट करते हैं टेन थीटा से। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो आप ये खुद कैलकुलेट कर देख लें। परपेंडिकुलर पे फोर्स है, बेस पर टाइम है। एफ अपॉन टी किसके बराबर होता है? फोर्स को अगर हम टाइम से डिवाइड करें वो किसके बराबर होता है? जी, मोमेंटम के बराबर होता है। यस सर। आप देखें यहां पर हमारे पास जो है वो है कि जब कभी भी हम ये बात करते हैं कि आपके पास एफ बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है ना, ये फार्मूला। तो जब हम टी को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से तब आपके पास मोमेंटम आ सकता है, लेकिन एफ को टी से डिवाइड करने पर मोमेंटम नहीं आ सकता। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर एफ अपॉन टी स्लोप जो है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, कोई फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं बन रही इससे। तो ये आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी चीज का स्लोप किसके बराबर है, तो आप इस स्लोप को टेन थीटा से टेन थीटा की जगह यूज करें और परपेंडिकुलर अपॉन बेस से फार्मूला बनाकर देख लें कि आपके पास क्या आंसर आएगा उसका। अब आप देखें इसके अंदर जो फार्मूला हमारे पास बन रहा है एफ अपॉन टी, वो किसी फिजिकल क्वांटिटी के बराबर तो नहीं आता। हाँ, जब हम एफ को टी से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ को जब हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास क्या आता है? चेंज इन मोमेंटम। यानी कि एरिया तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम है लेकिन स्लोप तो नहीं है। अगेन एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन में मैं कहता हूं कि भाई फर्ज करें कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, और मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, जीरो की बात नहीं कर रहा। यहां पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है लेकिन है कांस्टेंट। तो मैं ये कहता हूं कि ये एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट है यानी कि नॉन जीरो। अब मुझे बताएं कि इस ग्राफ का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा? इस ग्राफ का एरिया किसके बराबर होगा? तरीका मैंने आपको बता दिया। एरिया के लिए आपने क्या करना है? लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि परपेंडिकुलर को बेस से मल्टीप्लाई करना है, और स्लोप के लिए परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यहां पर आपके पास जो एरिया होगा वो बराबर होगा वेलोसिटी के, ठीक है ना, डेल्टा वी। अब अगर आप देखें तो यहां पर इंपल्स ये किस तरीके से आ जाएगा, तो देखें इंपल्स अगर आपने फाइंड आउट करना है, इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के, और चेंज इन मोमेंटम को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एम डेल्टा वी, ठीक हो गया। और ये डेल्टा वी क्या है? एरिया है। तो मैथ तो आपके पास कांस्टेंट है, एरिया से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो आपको क्या आ जाएगा? इंपल्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट आता है कि जी अगर आपको डेल्टा वी पता है तो भी आप क्या कर सकते हैं? मोमेंटम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन मोमेंट चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा? इंपल्स के बराबर होगा, जो चीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पर वही वाली बात जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किया था, इंपल्स इन मूविंग बॉडीज। अब आपको यहां पर आंसर मिलेगा, क्या इंपल्स जो है हर मूविंग बॉडी के साथ होता है? तो यहां पर आंसर है दो। वो ये है कि इंपल्स जीरो के बराबर हो भी सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। अब किन कंडीशन पर इंपल्स जीरो होगा, यानी कि इंपल्स मौजूद नहीं होगा मूविंग बॉडीज के साथ, और किन कंडीशंस पर इंपल्स मौजूद होगा मूविंग बॉडीज के साथ? तो सबसे पहले किन कंडीशन पर इंपल्स मौजूद नहीं होगा, तो वो चीज जो मैंने आपको डिस्कस की वो ये थी कि अगर फोर्स जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट होती है, और जब आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका चेंज जो होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो के, ठीक है। अब यहां पर अगर आप चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो क्योंकि डेल्टा वी जीरो है तो क्या चेंज इन मोमेंटम नॉन जीरो होगा? तो वो भी क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि डेल्टा पी वो आपके पास बराबर होता है एम डेल्टा वी के, और एम डेल्टा वी अगर आपके पास जीरो है तो इसका मतलब यह है कि ये मोशन जो है
वो नॉन एक्सेलरेटेड है, यानी कि ये सिस्टम नॉन एक्सेलरेटेड है। तो अब आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि नॉन एक्सेलरेटेड सिस्टम में इंपल्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्सेलरेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्लियर है बात? और कब इंपल्स होगा? तो फिर अब इसी चीज को आप क्या कर दें, इनवर्स कर दें। तो अब यहां पर अगर आपके पास फोर्स नॉन जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो फिर वेलोसिटी क्या होगी, नॉन कांस्टेंट होगी, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं होगी। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर मोमेंटम का जो चेंज है वो भी नॉन जीरो है। तो हम लिखेंगे डेल्टा पी नॉन जीरो, और डेल्टा पी नॉन जीरो का मतलब आपका जो सिस्टम है वो क्या है, एक्सेलरेटेड है। और यही चीज मैंने ऊपर भी डिस्कस की कि एक्सेलरेटेड सिस्टम के साथ इंपल्स हमेशा मौजूद होगा। सर्कुलर मोशन है, मैंने आपको एग्जांपल दी, सर्कुलर मोशन में हमेशा इंपल्स मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेट सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद होता है। तो हर वो मोशन जिसके साथ एक्सेलरेशन होगा वहां पर आपके पास इंपल्स होगा। हर वो मोशन जिसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा वहां पर इंपल्स नहीं होगा। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या उसके पास इंपल्स होगा? No. No, No. sir. क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में जो बॉडी No, होती sir, है कि- उनके पास एक्सेलरेशन नहीं होता, वो नॉन एक्सेलरेटेड होती है। समझ आ गई बात? अब यहां पर इक्वेशन में लिखता हूं इंपल्स की अगेन, जिसको हम यहां पर समझते हैं डिफरेंट केसेस के लिए जो कि पेपर में कॉन्सेप्चुअली पूछे जाते हैं। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम है जिसे हम लिखते हैं एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। यहां पर अगर आपके पास ये चेंज इन मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस कांस्टेंट के बाद आपके पास फोर्स और टाइम का जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है। फोर्स और टाइम का जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है। इनवर्स से मुराद यह है कि अगर आपके पास टाइम ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वहां पर आपका फोर्स का इंपैक्ट कम होगा, और अगर टाइम ऑफ इंटरेक्शन आपके पास कम होगा तो फोर्स का इंपैक्ट अब उस बॉडी पर क्या होगा, ज्यादा। इस बात को डिफरेंट एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जो कार्स होती हैं, इन कार्स में आपको फ्रंट पे और बैक साइड पर जो है वो बम्पर्स मिलते हैं। इनको क्रम्पल जोन कहा जाता है, क्रम्पल जोन। और ये क्रम्पल जोन क्या करते हैं, ये करते हैं कि अगर ये गाड़ी जाकर किसी भी जगह पे हिट करती है तो ये आप तक इंपैक्ट को पहुंचाने में मदद करते हैं कि आपका इंपैक्ट जो होगा ड्राइवर पर वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास बम्पर होते हैं ये सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होने की वजह से जब कभी भी बॉडी या कार कहीं से टकराती है फ्रंट से या बैक से, तो जो टाइम ऑफ इंटरेक्शन है वो ज्यादा होता है, और टाइम ऑफ इंटरेक्शन के ज्यादा होने से ड्राइवर पर जो इंपैक्ट पड़ता है वो रिड्यूस हो जाता है। जो फोर्स ड्राइवर के ऊपर अप्लाई होगी इन क्रम्पल जोन्स की वजह से, बम्पर की वजह से, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब जैसे टाइम ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा, फोर्स का जो इंपैक्ट होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्ज करें कि एक शख्स है जो कि एक बिल्डिंग से जंप लगाता है और कंक्रीट पे जाकर हिट करता है। तो कंक्रीट पे अगर वो जाकर हिट करेगा तो आप जानते हैं कि इसका टाइम ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, कम। और अगर टाइम ऑफ इंटरेक्शन इसके अंदर कम होगा तो फोर्स का इंपैक्ट क्या होगा, ज्यादा। और फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा आपको खुद फील होगा कि जब आप कंक्रीट पे जंप लगाएंगे आपको चोट ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू अगर आप जंप लगाएं ऐसी जगह पर जहां पर रेत है। तो जैसे ही आप उसके अंदर जंप लगाएंगे तो आप रेत के अंदर थोड़ा सा आपके पांव अंदर चले जाएंगे, और वहां पर जो आपका टाइम ऑफ इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा, और टाइम ऑफ इंटरेक्शन आपके पास बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से जो फोर्स होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यहां पर जो आपके पास सैंड वाली एग्जांपल है इसके अंदर आपका टाइम ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप जंप लगाएंगे तो मिट्टी के साथ टच होते साथ ही आपके पांव उसके अंदर जाएंगे, टाइम ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपकी फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस। इस वजह से जब आप जंप लगाते हैं किसी भी सैंड रेत पर तो आपको उतनी चोट नहीं लगती जितनी आपने कॉन्क्रीट पे की थी। एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। अगर आप फुटबॉल को हिट करें सेम फोर्स के साथ और आप हिट करें एक स्टोन को सेम फोर्स के साथ, आप जानते हैं कि
स्टोन को हिट करने से आपको फोर्स, जो आपका फोर्स का इम्पैक्ट है वो आपके पांव पर ज्यादा फील होगा। उसकी वजह आपकी बुक्स के अंदर इसका टाइम ऑफ जो इंटरेक्शन है वो लिखा हुआ है कि जब आप फुटबॉल को हिट करते हैं उसका टाइम है 1/10 सेकेंड, और जब आप स्टोन को हिट करते हैं उसका टाइम है 1/100 सेकेंड। तो आप जानते हैं कि स्टोन के केस के लिए ये टाइम ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कम है, और जब टाइम ऑफ इंटरेक्शन कम होगा तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा। और जो आपका केस है फुटबॉल का, उसके अंदर टाइम ऑफ इंटरेक्शन आपका ज्यादा है, और जब टाइम For complete video lectures of physics for MDCAT preparations, visit biologyguardian.com. Not only physics, but you can also obtain chemistry for the preparation of MDCAT and biology for the preparation of MDCAT. English as well as logical reasoning can also be found on biologyguardian.com. So don't miss out on this opportunity and visit biologyguardian.com. ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो फोर्स का जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, कम होगा, तो आपको चोट नहीं लगेगी फुटबॉल को हिट करने से। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स का टाइम के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, जो हम डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए यहां पे समझ रहे थे। अब जरा एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि जब तक मैं राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आपने लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं ग्राफिकल वाला, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंपल्स कैलकुलेट करना है। अच्छा, याद रहे राइट हैंड साइड वाला जो क्वेश्चन है वो आपको आंसर देना न्यूटन सेकंड में। ठीक है, फोर्स आपके पास डाइन्स पे मौजूद है और मैंने डाइन की वैल्यू लिख दी है, 1 डाइन बराबर होता है (10⁻⁵) न्यूटन के। ठीक है, तो इसे अब आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। फिलहाल हम राइट हैंड साइड वाले की तरफ आते हैं। तो यहां पर आपको इन्होंने कहा है इंपल्स आपने कैलकुलेट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है। अब यहां पर इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए मैं ये देखता हूं कि ये आपके पास एक स्फेरिकल ग्राफ है। स्फेरिकल ग्राफ में जो इसका एरिया है वो अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इसका इंपल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम बराबर होता है इंपल्स के। ये बात हमने ऊपर भी डिस्कस की, F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी बराबर होता है डेल्टा पी के। ठीक है, तो अब अगर मैंने इंपल्स इसका कैलकुलेट करना है तो एरिया इसका इंपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप अपर एरिया इसका देखें तो ये जो इसका अपर एरिया है वो आपको इंपल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और इंपल्स क्योंकि ग्राफ अपवर्ड है वो +i है। ठीक है, लेकिन जो आपको नीचे वाला ग्राफ है वो, एक तो बात यह है कि सेमी सर्कल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसके दो हिस्सों को मिला दिया जाए तो ये सेमी सर्कल बन सकता है। लेकिन यहां पर अगर हम इंपल्स की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस का i डिवाइडेड बाय 2, माइनस का i डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, यानी कि ये आपके पास जो इंपल्स है उसको मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब ऊपर +i है, नीचे -i अब बाय 2 होगा। अगर आपने इसका टोटल एरिया कैलकुलेट करना है तो वो टोटल एरिया किसके बराबर आएगा, तो टोटल एरिया को अगर हम निकाल लें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं +i -i/2 -i/2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं -i/2 और +i सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब यहां पर आपके पास इंपल्स मौजूद नहीं है। क्यों, क्योंकि टोटल एरिया किसके बराबर आ रहा है, 0 के। अच्छा जी, मुझे बताएं कितने लोगों ने ये सॉल्व कर लिया, क्या आंसर आता है इसका? जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है? सर पहले मुझे ये बताइएगा। सॉरी, 0.0015. 0.0015। ठीक है, बिल्कुल यही आंसर है। अच्छा जी, तो इसे मैं आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। देखें, अगर आपने इसे सॉल्व करना है तो फार्मूला आपके पास है I = F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ठीक हो गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो फोर्स हमें गिवन है डाइन्स में, तो अब डाइन्स से अगर आप न्यूटन में जाना चाहते हैं, आप सिंपल ये करेंगे 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दें एक्सपोनेंट -5 को, तो ये न्यूटन में आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दें टाइम से, तो मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, तो टाइम कितना है, 3। अब आप देखें 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 50 3 से क्या हो जाएगा, 150। तो यहां आंसर आ जाएगा 150 एक्सपोनेंट -5, और 150 एक्सपोनेंट -5 को मैं अगर इस तरह लिखूं 1.5 एक्सपोनेंट -3,
तो ये आपके पास आंसर है न्यूटन सेकंड में 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 3। अगर आप चाहें डेसिमल में लिख सकते हैं 0.0015, ये भी आंसर करेक्ट है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, जो आपके पास गिवन था उसी तरह से। चलिए फर्दर, नीचे एक और ग्राफ मौजूद है। अब मुझे बताएं कि इस ग्राफ के अंदर जो मैंने अभी ये बनाया हुआ है एफ इंटू टी का, और आपको ये कोन्स नजर आ रही है ऊपर, तो इसका अगर मैं इंपल्स आपको कहूं कि इसका इंपल्स क्या आएगा, तो क्या आंसर देंगे? 0। अगेन 0 है। देखिए इसके अंदर आपने ये देखना है कि अगर तो आपके पास अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है, और ये भी आपने देखना है कि परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर आप देखें यहां पर भी आपके पास +10 है और ये आपके पास बेस जो है वो 5 है। नीचे वाले के अंदर अगर देखें तो वो -10 है और बेस क्या है 5। एरिया दोनों का सेम आएगा तब जाकर इंपल्स 0 होगा। ये ना कीजिएगा कि अगर आपके पास वैल्यूज डिफरेंट हो और आप कहें कि अपवर्ड और डाउनवर्ड शेप सेम है तो बस आप सिंपल्स डायरेक्ट कर दें कि इंपल्स 0 है। ठीक है ना। इस केस के अंदर इसलिए इंपल्स 0 है क्योंकि एरिया सेम है दोनों का, जो अपवर्ड है वही डाउनवर्ड है, सिर्फ साइन का फर्क है। अच्छा, क्या इसके अंदर इंपल्स जो होगा वो 0 होगा या नॉन 0 होगा? जो येलो वाला ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, ये स्फेरिकल ग्राफ है, Non-zero. बिल्कुल नॉन 0 होगा। ठीक है, तो कितना हाँ। होगा इसका इंपल्स? Pi कितना by होगा? 2. Pi by 2. π/2 होगा, I by 2. I/2 होगा। अच्छा, अब देखें इसके अंदर आपको वैल्यूज गिवन है, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम I/2 के अंदर इसका आंसर नहीं देंगे, ठीक है ना। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने आपको बताया ये है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है? सेमी सर्कल का एरिया होता है πr² के बराबर, πr² डिवाइडेड बाय 2। तो अपवर्ड वाला जो एरिया है वो πr² डिवाइडेड बाय 2। तो नीचे वाला जो एरिया है वो किसके बराबर होगा? ये तो क्वार्टर है, तो ये बराबर होगा πr² अपॉन 4, और माइनस के साथ आएगा, सही है ना, क्योंकि ये डाउनवर्ड है। अच्छा, अब आपने टोटल इंपल्स निकालना है, तो इसका जो आपके पास एरिया था वो था πr² डिवाइडेड बाय 2, और इसका एरिया πr² डिवाइडेड बाय 4 माइनस के साथ। अब आपने क्या करना है? टोटल एरिया इसका कैलकुलेट करना है। तो इंपल्स इज इक्वल्स टू अपवर्ड एरिया πr² डिवाइडेड बाय 2, डाउनवर्ड एरिया माइनस πr² डिवाइडेड बाय 4। जब आप हाफ में से क्वार्टर माइनस करते ना तो आंसर आता है 1/4, और ये आ जाता है πr²। अब यहां पर r की वैल्यू अगर आप देखें तो क्या होगी? तो देखिए ये आपके पास है 2, ये है 4, ये है 6। तो इसका मतलब ये रेडियस जो वो किसके बराबर है? 2 के। 2. तो जब आप r की जगह 2 पुट करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? पाई की जगह लिख दें 3.14, ठीक है। r की जगह लिख दें 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से ये 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा? 3.14। ये आपके पास क्या आ गया? इंपल्स, और इंपल्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन सेकंड। ठीक हो गया। तो आपको समझ आ गया किस तरीके से हम जो है इंपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चले जी, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और इसके अंदर अगेन मैंने जो है वही डायग्राम आपके पास बनाई हुई है, और इस डायग्राम के अंदर क्या है? द फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ। ये आपको जो फिगर है वो बता रही है पोजीशन टाइम ग्राफ को, और क्या कहते थे? पोजीशन टाइम ग्राफ को और क्या कहते थे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है ना। ये मैंने आपको टॉपिक लास्ट में भी बताया था, इस चीज को रिकॉल करते रहा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस में रहे। तो यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जिसे पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। ये 1 डायमेंशनल मोशन का है, ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg। तो बॉडी का जो मास है वो कितना है? 0.4 kg। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इंपल्स इज, ईच का मतलब आप किसी एक का जो है वो इंपल्स फाइंड आउट करके बता दें क्या होगा। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि इस ग्राफ में जो स्लोप है वो किसके बराबर है? इस ग्राफ का, बिल्कुल बिल्कुल, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको इंफॉर्मेशन देगा वेलोसिटी की। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंफॉर्मेशन देता है वेलोसिटी की। यहां पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम इंपल्स इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाए तो आप इंपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और किसी एक का निकालना है ना, तो हम यहां पर ये करते हैं कि फर्ज करें मैं सबसे पहले किसी एक का ये कैलकुलेट कर लेता हूं। मैं कहता हूं ये आपके पास फर्ज करें स्टार्टिंग है, ठीक है, इसे मैं कह देता हूं ये आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, और ये आपके पास जो स्लोप है ये है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना। तो इनिशियल को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां पर आपके पास है 2,
यहां पर आपके पास है 0। तो अगर मैं यहां से चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो चेंज इन वेलोसिटी बराबर होती है फाइनल माइनस इनिशियल के। अब मुझे सबसे पहले इनिशियल और फाइनल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं अगर इनिशियल फाइंड आउट करूं तो इनिशियल फाइंड आउट कैसे करूंगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहां पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आप जानते हैं ये है इनिशियल और ये है फाइनल। तो अगर मैं इस चीज को यहां पर, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है डी एफ डी आई, ठीक है ना। तो डी एफ माइनस डी आई, तो ये आपके पास किसके बराबर होगा? 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी निकालेंगे तो आप देखें यहां पर आपके पास मोशन है, तो ये भी क्या होगा? 2 माइनस, इसे हम 0 कर देते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी निकालने बिल्कुल इसी तरीके से। अब मुझे बताएं, अब मैंने यहां पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा? 0 माइनस 2 लिखूंगा या 2 माइनस 0 लिखूंगा? क्योंकि मेरा फाइनल अब ये वाला पार्ट है ना, ये है 0 minus 2. बिल्कुल, क्योंकि अब फाइनल आपके पास 0 है, डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो हम यहां लिखेंगे 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर आंसर क्या आएगा? माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आप चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहते तो डेल्टा वी यहां पर क्या आ जाएगा? डेल्टा वी वी एफ माइनस वी आई, एंड वी एफ माइनस वी आई को आप कैलकुलेट करें तो ये माइनस का 1 माइनस एंड 1। तो अगर आप इसे सॉल्व कर लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपके पास जो इसका आंसर आ गया वो हो गया माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको डेल्टा भी पता चल गया। जब आपको डेल्टा भी पता चल गया इसका मतलब आप चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, और वही आपके पास क्या था? इंपल्स था। इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है ना। इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो मैं यहां पर लिखूं डेल्टा पी, डेल्टा पी बराबर है एम डेल्टा वी के। मैथ आपको पता है कितना था? 0.4 kg, तो यहां आप लिख दें 0.4, और डेल्टा वी आपके पास किसके बराबर है? -2 के। इसे आप सॉल्व कर लें, 0.42 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -0.8 न्यूटन सेकेंड। जबकि आपको नेगेटिव साइन जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोशन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर, यानी कि इंपल्स की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके पास क्वेश्चन था इंपल्स से रिलेटेड, कि हम कैसे इंपल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास इंपल्स का था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर एक चीज पूछनी थी। जी जी पूछें। सर जो लास्ट स्लाइड पे जो टाइम एक्स एक्सिस पे गिवन थी वो तो 4 गिवन थी, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए तो हमने 2 को क्यों रखा? जी यहां पर हमने, आपने कहा कि इसमें मैंने 2 को क्यों लिखा है, यही कह रही हैं आप? मुझे बताएं बेटा कि 4, ये आपके पास जर्नी है ना, तो 4 माइनस 2 कितना होगा? 4 माइनस 2 तो 2 के बराबर होगा ना, ठीक है। आप ये देखें ना, हमने केस कहां से पढ़ा है? हमने केस पढ़ा है इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, ठीक है ना। यही तो फाइनल है। इनिशियल वाली तो हम पहले निकाल चुके थे ना, वो थी 2 माइनस 0, ठीक हो गया ना। वो थी 2 माइनस 0, तब भी आंसर आपके पास क्या आया था? 2 आया था। समझ आएगी बात? यस सर। अच्छा, अब आते हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए हम यहां पर इसका जो है वो सबसे पहले माइंड्स ऑन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है एक ऐसी चीज, या मोमेंटम अगर चेंज ना हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। और इस लॉ को, जिसके अंदर हम इस चीज को स्टडी करते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है, उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहां पर मोमेंटम की कंजर्वेशन को हम ये कह सकते हैं कि अगर डेल्टा पी 0 है, ठीक है ना, मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसका चेंज क्या होगा? 0। और अगर आपके पास चेंज 0 है तो फोर्स भी क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। अगर डेल्टा पी 0 है तो इसका मतलब फोर्स भी क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब यह है कि जब हम ये कह रहे होते हैं कि कहीं मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब वहां पर उस सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो क्या होती है? 0 होती है। और ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आगे हम यहां डिस्कस करेंगे। मुझे बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू विच लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट एंड थर्ड? Third law. थर्ड। बिल्कुल, चार्ली ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है
कि जब कभी भी आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की जाएगी तो वो मोमेंटम की कंजर्वेशन हमेशा थर्ड लॉ मोशन को ओबे करेगा। इसे हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहते हैं। और आज हमने इस टॉपिक के अंदर यही समझना है कि थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सर? टॉपिक को समझते हैं। जी बोले। सर लेकिन फोर्स और एक्सीलरेशन का रिलेशन तो हम उसमें पढ़ते हैं जिसमें मोमेंटम भी, मतलब अगर फोर्स और मतलब सेकंड वाले इक्वेशन में तो ज्यादा वो होता है ना, क्या होता है? लाइक डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ मोमेंटम का। अच्छा, चले, ये जो माइंड्स ऑन क्वेश्चन है ना, ये मैं इसीलिए देता हूं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये जब आप टॉपिक कवर करेंगे तो जब हम आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का कर रहे होंगे ना, तो जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है वो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ना मिला तो फिर आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप नोट करके रखें। For complete video lectures of physics for MDCAT preparations, visit biologyguardian.com. Not only physics, but you can also obtain chemistry for the preparation of MDCAT and biology for the preparation of MDCAT. English as well as logical reasoning can also be found on biologyguardian.com. So don't miss out on this opportunity and visit biologyguardian.com. अब देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको सबसे पहले लिखवा देता हूं। स्टेटमेंट यह है कि इफ नो फोर्स या नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a system, acts on a system, then the total linear momentum, then the total linear momentum, और लीनियर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने यहां पर फोर्स की बात की है। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो वहां पर आपके पास टॉर्क जो है वो नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल टॉर्क आपके पास वहां जीरो होता है। यहां लीनियर मोमेंटम की बात है। सो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ये, जो कि आप अपनी बुक के अंदर भी पढ़ते होंगे, और वहां पर ये लिखा हुआ होता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। वही चीज मैंने यहां पर भी लिखी है। मैंने सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ना करने का यहां पर कहा हुआ है। अगर आप इस चीज को ये समझ लें कि यहां पे ये जो वर्ड एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स है, तो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम का मतलब यही है कि वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब यहां पे हम इस चीज को अगर मैथमेटिकली लिखें तो हम अगेन यहां पर लिख सकते हैं कि इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0, देन एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू 0, देन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जब एक्सिलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट है तो उसका चेंज जो होगा वो 0 होगा, और जब इस चीज का चेंज 0 होगा तो आप जानते हैं कि मोमेंटम भी 0 होगा। इस चीज को हम लिखोगे अगर डेल्टा पी है तो डेल्टा पी बराबर है एम डेल्टा वी के, तो इसका मतलब जो आपके पास डेल्टा पी है वो भी किसके बराबर होगा? 0 के। और डेल्टा पी 0 का क्या मतलब है? डेल्टा पी 0 का मतलब ये है इनिशियल मोमेंटम बराबर है किसके? फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम का। और यही चीज तो हमने डिस्कस की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हो तो उसका लीनियर मोमेंटम जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये बात भी हम कह सकते हैं। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उसका चेंज इन मोमेंटम 0 है तो उसका इंपल्स भी क्या है? 0 है, ठीक है ना? और ऊपर मैंने आपको इंपल्स के केस में बताया था कि जब किसी बॉडी का, मूविंग बॉडी का इंपल्स 0 हो तो इंपल्स 0 तभी होता है जब एक्सेलरेशन उसके अंदर ना हो। क्यों? क्योंकि जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो फिर तो उसके अंदर इंपल्स होगा। अब इस चीज को हम डिफरेंट एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरीके से जो है वो कंजर्व्ड होता है, ठीक है? अब मैं यहां पे डिफरेंट केसेस के जरिए आपको समझाता हूं। सबसे पहला केस इसमें यह कि दो बॉल्स हैं M1 एंड M2 और दोनों की एक ही डायरेक्शन है, दोनों एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी है V1 और इसकी वेलोसिटी है V2।
दोनों की डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये राइट की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन एक चीज क्या है कि v1 की वेलोसिटी v2 से ज्यादा है। तो अब आपको ये समझ आता है कि जब v1 v2 से ज्यादा है तो इसका मतलब m1 जाके m2 से क्या होगा? कोलाइड करेगा। तो यही आपके पास हो गया सिनेरियो जिसके अंदर क्या हो गया? कोलिजन। एंड देन आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन हो रहा होगा तो कोलिजन के केस में अगर फोर्स m1 से m2 पर लगेगी तो उतनी ही फोर्स का मैग्नीट्यूड m2 से m1 पर भी लगेगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक हो गया ना? तो ऊपर मैंने यही डिस्कस किया था, पहला क्वेश्चन ही यही था हमारा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जहां भी प्रूव होगा वहां थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी मौजूद होगा। अब यहां पर आपके पास क्या है? फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, कोलिजन हो गया। लेकिन अब इस सिस्टम की अगर नेट फोर्स की हम बात करें, फर्ज करें कि ये सिस्टम आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्यों? हम एक्सटर्नल फोर्स की यहां पे बात नहीं कर रहे, ठीक है ना? कौन सी फोर्सेस की बात कर रहे हैं? जो फोर्सेस इन दोनों के दरमियान में, ठीक है ना? तो अब इस पॉइंट पर अगर हम देखें कि इनकी जो नेट फोर्स है वो क्या है, तो हम देखेंगे कि नेट फोर्स अगर एक एफ है और दूसरी डायरेक्शन माइनस एफ है तो आंसर क्या आ गया? जीरो। तो नेट फोर्स क्या हो गई? जीरो। और जब कभी भी नेट फोर्स जीरो हो तो मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। यही बात तो हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है ना? अब जैसे ही ये टकराने के बाद दोबारा सेपरेट होंगे एक दूसरे से, तो आपके पास अगेन इनकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास हो गई अब v1 प्राइम और दूसरी वेलोसिटी हो गई v2 प्राइम। अब कितनी हो गई इस चीज को हमने आगे डिस्कस करना है। यहां पे आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम और थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस तरह से कैसे यहां प्रूव हो रहा है और हम इस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की, ठीक है? अब यहां पे अगेन इनकी वेलोसिटी हो गई v1 प्राइम v2 प्राइम, जिससे हम क्या कहते हैं? फाइनल कहते हैं। इसका मतलब ये आपके पास है बिफोर कोलिजन और ये आपके पास है आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी v1 v2, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 प्राइम v2 प्राइम। तो मैं अगर इसका मोमेंटम लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले जो आपके पास मोमेंटम है उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। वो बगैर प्राइम के लिखना है ना आपने, तो बगैर प्राइम के लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे? m1 v1 प्लस m2 v2। अब आ जाए दूसरी तरफ, मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा? तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और अब यहां पर आपने जो इसके मोमेंटम्स लिखने हैं उसके अंदर जो वेलोसिटी आप लिखेंगे वो किसके साथ होगी? प्राइम के साथ। तो यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक हो गया? तो ये आपके पास जो मैंने मैथमेटिक्स लिखी है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ये इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आपका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। और आप देखें तो यहां थर्ड लॉ मोशन भी हमने लगाया कि जब ये कोलाइड कर रहे थे तो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट थी, जिसकी वजह से नेट फोर्स आपके पास क्या आई थी? जीरो। और ये कंडीशन थी आइसोलेटेड सिस्टम की, जिसकी बेसिस पर हमने कहा था कि मोमेंटम कंजर्व होगा। अब दूसरी चीज यहां पर देखें, एक और एग्जांपल, हेड ऑन कोलिजन। सबसे पहली चीज, हेड ऑन कोलिजन होता क्या है? ऐसा कोलिजन जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे से आकर हिट करें, यानी कि दो बॉडीज एक दूसरे की डायरेक्शन में हो, एक दूसरे की तरफ आ रही हो, ऐसे कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। जैसे अगर आप एक वन वे रोड के ऊपर मूव कर रहे हैं और सामने से भी गाड़ी आ रही है तो दोनों जब ये कोलाइड करेंगे तो इसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। अब यहां पर ये दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, कोलिजन है। अब सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि इनके साइन क्या है। तो देखें, m1 को अगर मैं कहता हूं कि ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है तो इसे मैं प्लस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। m2 मूव कर रहा है v2 से, इसका साइन मैं यहां पर क्या ले लूंगा? तो ये क्योंकि मूव कर रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो मैं यहां पर इसको माइनस के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन वही है जो कि आपने कन्वेंशन पढ़ी हुई है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो आपने ये कन्वेंशन याद रखनी है, इस कन्वेंशन को अप्लाई करें। जो भी डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होंगी उन वेलोसिटीज को पॉजिटिव लेंगे, जो भी आपकी पास वेलोसिटीज नेगेटिव एक्स एक्सिस में होंगी उनको हम नेगेटिव v के साथ लेंगे। अच्छा, अब जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो टकराने के बाद ऑब्वियसली इन्होंने दोबारा सेपरेट होना है।
तो सेपरेट होने के बाद जो इनकी वेलोसिटीज होंगी उनकी अब क्या डायरेक्शन हो जाएगी, टकराने के बाद इनकी जो वेलोसिटीज है उनकी अब क्या डायरेक्शन हो जाएगी। तो M2 वाले की अगर मैं कहूं कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये प्लस होगी या माइनस होगी? माइनस V2 प्राइम एंड V1 प्राइम। अब मुझे बताएं, डायरेक्शन आपको नजर आ रही है एरो से, कोलिजन के बाद ब्लू कलर के मैंने एरो से शो किया है V2 प्राइम और V1 प्राइम, और मैंने ऊपर आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बता दिया है जो आप साइन के लिए यूज कर सकते हैं। अब V2 प्राइम किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव में? पॉजिटिव एक्सिस। तो ऑब्वियसली V2 प्राइम पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि V1 प्राइम पहले प्लस V1 था, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों? क्योंकि अब डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है, तो आपने डायरेक्शन से कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस एक्सिस को याद रखना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो प्लस V होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो माइनस V होगा, सिंपल है। ठीक है ना? अच्छा, अब यहां पर भी अगर हम लिखें कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां पर क्या होगा, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अच्छा, अब इस चीज को हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे पहले टकराने से पहले आपके पास जो मोमेंटम था उसको अब मैं यहां पर लिखता हूं, और जिनको ना समझ आए उन्होंने फौरन मुझसे पूछना है। यहां पर M1 V1 माइनस M2 V2 दूसरी तरफ। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आपको समझ आ गया मैंने कैसे लिखा है ये? यस सर। ठीक है ना, क्योंकि V2 माइनस था ना, तो इस वजह से मैंने माइनस का साइन यहां पर लगाया, और ऊपर मैंने प्लस लगाया था। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उस वक्त सेम थी। अब हेड ऑन कोलिजन में V2 माइनस के साथ है। अच्छा, अब आ जाए, लिखें टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन वाला लिखेंगे तो देखें, मैं अब आपको लिखता हूं, अब ये हो जाएगा माइनस M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। समझ आ गई सबको बात? यस सर। यस अब यहां पर मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि V1 प्राइम के साथ क्या है, माइनस है। और बिफोर मैंने माइनस क्यों लिखा था, क्योंकि V2 के साथ माइनस था। ठीक हो गया ना? यस सर। तो ये आपके पास क्या हो गया, मोमेंटम, टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने इक्वेशन के तौर पे लिख दिया। तीसरी एग्जांपल देखते हैं जरा। तीसरी एग्जांपल में अगेन यहां पर आपके पास दो बॉडीज हैं और दोनों मूव कर रही हैं, और ये बॉडी जाके टकराती है M2 के साथ, और इनकी वेलोसिटीज दोनों की क्या है, पॉजिटिव है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ये है V1, ये है V2। जब ये कोलाइड करेंगी तो दिस इज द टाइम ऑफ कोलिजन। अब ये जब कोलिजन करेंगे, कोलिजन के बाद जो आपके पास इसकी आपको डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम में ये शो हो रहा है कि आफ्टर कोलिजन इन दोनों के अंदर क्या हुआ कि ये दोनों स्टिक कर गए, एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक गए, स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर। अब ये अगर एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए तो इसका मतलब इन दोनों की वेलोसिटी तो कॉमन हो जाएगी ना, ये दोनों फिर एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, वो होगी v। ठीक है ना, डायरेक्शन भी एक है, और दोनों एक दूसरे के साथ अगर चिपके हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों की एक कॉमन वेलोसिटी हो गई। अब हम इस केस को किस तरह से लिखेंगे, तो देखें, और मैं केस यहां पर लिख दूं कि V1 जो है वो बड़ा था किससे, V2 से, बिफोर कोलिजन। ठीक हो गया ना, ये आपके पास है बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर में ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग थे, और आफ्टर क्या हुए, इक्वल स्टिक हो गया टुगेदर। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब मुझे बताएं कि अब मैंने यहां पर लिखना है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो क्या आंसर होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कैसे लिखेंगे? M1 V1 प्लस M2 V2 बिल्कुल ऐसे ही, V2। बिल्कुल टोटल मोमेंटम, सॉरी, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अगर मैंने यहां पर लिखना है, बहुत आसान है कि जो बात मैं आपको बताता हुआ आया हूं उसी को यूज करके, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो आप सिंपल इनको क्या कर देंगे, ऐड करके लिख देंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो ये हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक हो गया? अब आ जाए दूसरी साइड पर, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। याद रखें कॉमन वेलोसिटी है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। M1 ठीक है, वन कैपिटल V प्लस M2 बिल्कुल कैपिटल। बिल्कुल, गुड गुड। तो यहां पर अब हम इसको इस तरह से लिख देंगे M1V
प्लस m2v। और यहां पर जो v है वो आपके पास क्या है, कॉमन है, जिसे मैंने क्या कहा कि ये कॉमन वेलोसिटी है। तो अगर मैं इधर से v को निकालूं तो ये आपके पास बचेगा m1 प्लस m2। M2 Yes, तो sir. m1 प्लस m2 जो ऐड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहां पे आपके पास इक्वेशन जो होगी वो इस तरह से बन जाएगी कि यहां पे आपके पास क्या बचा था, m1v1 प्लस m2v2। तो v की अगर मैंने वैल्यू निकालनी है तो v की वैल्यू आपके पास हो जाएगी m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक हो गया ना। तो आपको डिफरेंट केसेस पेपर के अंदर आते हैं जिसके अंदर वो कॉमन वेलोसिटी पूछता है। तो अगर आपको कॉमन वेलोसिटी पूछने के लिए आए तो आप ये केसेस यूज कर सकते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ इनिशियल आपके पास जो वेलोसिटीज है वो पता होनी चाहिए, उनके मैसेज पता होना चाहिए। तो आफ्टर कोलिजन उनकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात? Yes, sir. अच्छा, अब यहां पर हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि मैंने आपको चैप्टर इस टॉपिक के शुरू में बात बताई कि हम इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्यों रिलेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल है रिकॉइलिंग बाय गन की। देखें, रिकॉइलिंग बाय गन के अंदर अब मैं यहां पर फिर से वो केस जो है वो लिखता हूं जिसमें हम इस चीज को सॉल्व करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम बराबर है किसके, फाइनल मोमेंटम के। ठीक है ना, यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या है, बिफोर फायर। जब आपने फायर नहीं किया उस वक्त इसका क्या है, इनिशियल मोमेंटम है बिफोर फायरिंग। और आफ्टर मोमेंटम क्या होगा, आफ्टर फायरिंग। जब आपने इसको फायर कर दिया तो उस टाइम इसका जो मोमेंटम होगा वो पीएफ कहलाएगा, आफ्टर फायरिंग। ठीक है। अब यहां पे इनिशियली आपके पास गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये तो हो गई दोनों जीरो। लेकिन जैसे ही आप फायर करेंगे तो जो बुलेट है, मैं अब इसके अंदर कह देता हूं कि भाई ये जो आपके पास मैथ है बुलेट का वो है एम बी। ठीक है, मैथ ऑफ बुलेट। और जो वेलोसिटी से ये मूव कर रही है बुलेट उसकी वेलोसिटी है वी बी। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जैसे ही फायर होगा तो जो आपके पास गन है वो रिकॉइल करती है और उस गन की वेलोसिटी होगी वी जी, जबकि मैथ जो होगा वो होगा एम जी। ठीक हो गया ना। अब यहां पर अगर मैं फाइनल मोमेंटम लिखूं तो अब मुझे डायरेक्शन के हिसाब से बताइएगा कौन सी चीज माइनस में होगी कौन सी प्लस में होगी। मैंने आपको कन्वेंशन बताई हुई है ऊपर। ठीक है ना, मुझे बताएं बुलेट की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? Positive. Positive. एग्जैक्टली तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एम बी वी बी। और गन की वेलोसिटी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? नेगेटिव। तो यहां पर हम लिखेंगे एम जी वी जी। ये क्लियर हो गई सबको बात? Yes, sir. अब ये माइनस का साइन उधर जाके प्लस हो जाएगा तो मैं इस चीज को इस तरह से लिख सकता हूं, एम जी वी जी इज इक्वल्स टू एम बी वी बी। ठीक है। और अगर आपने ये निकालना है रिकॉइलिंग ऑफ द गन की वेलोसिटी, For complete video lectures of physics for MDCAT preparations, visit biologyguardian.com. Not only physics, but you can also obtain chemistry for the preparation of MDCAT and biology for the preparation of MDCAT. English as well as logical reasoning can also be found on biologyguardian.com. So don't miss out on this opportunity and visit biologyguardian.com. क्या है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वी जी बराबर होगा एम बी वी बी डिवाइडेड बाय एम जी। ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिए यहां पर यह है कि इस चीज को जरा इस तरह से समझें। आप जानते हैं कि जब कभी भी फायर किया जाता है ना तो ये जो आपके पास बैक साइड होती है ना इस गन की, इसको शोल्डर पे रखा जाता है, इसलिए क्योंकि रिकॉइलिंग को आपने एडजस्ट करना होता है। ठीक है ना, अगर आप इसको शोल्डर पे नहीं रखेंगे तो रिकॉइलिंग ज्यादा होगी। अब रिकॉइलिंग जो वेलोसिटी है वो कम क्यों होती है, उसके अंदर अगर आप देखें इसका रिलेशन जो है वो किसके साथ बन रहा है, मास ऑफ गन के साथ इनवर्स। लेकिन एक चीज जो समझने की है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आप इसको शोल्डर के साथ रख देते हैं तो फिर आपके पास ये जो रिकॉइलिंग है ना वो और कम हो जाती है। क्यों? देखो, एक तो मैस है गन का, लेकिन जब आप उसको अपने शोल्डर से अटैच कर देते हैं ना तो फिर आपके पास उस जो आपकी बॉडी है उसका मैस भी, आपकी बॉडी का जो मैस है वो भी इस डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। अब मुझे बताएं कि अगर ये दो मैसेज जो हैं वो ऐड हो रहे हैं नीचे और डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो रहा है तो फिर
वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक हो गया ना। तो यहां पे आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ गन है वो रिड्यूस इसलिए होती है, या रिकॉइलिंग वेलोसिटी इसलिए रिड्यूस होती है क्योंकि आपका जो मास होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब आप फायर कर रहे हैं तो आपने उस गन को अपने शोल्डर के साथ टच कर दिया। जब शोल्डर के साथ टच कर दिया तो मास ऑफ गन इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि मास ऑफ गन के साथ अब एक और चीज ऐड हो गई है, मास ऑफ बॉडी ऑफ दैट पर्सन हु फायर्स द गन। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है ना। अब ये आपके पास हो गई कि यहां पर अगर आप देखें थर्ड लॉ मोशन भी प्रूव हो रहा है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहां पर ओबे हो रहा है, किस तरीके से हम इसकी वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात? Yes, sir. अच्छा, अब एक और एग्जांपल यहां देखें। ये एग्जांपल है बलून की। इस बलून का मास है mb। ठीक है। जब तक तो ये टाइट है, किसी भी रिबन के साथ या धागे के साथ आपने इसे टाइट किया हुआ है, तब तक ये मूव नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही आप इसके रिबन को खोल देंगे तो क्या होगा, एयर बाहर निकलेगी। और अगर एयर एक तरफ से बाहर निकल रही है तो इस बलून को वो दूसरी साइड पे रिएक्शन के तौर पर क्या करेगी, यानी कि बलून अपवर्ड मूव कर रहा है, एयर क्या हो रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। अब यहां पर हम मोमेंटम का फार्मूला लगाते हैं। इनिशियल मोमेंटम बराबर है किसके, फाइनल मोमेंटम के। अब मुझे बताएं, जब तक आपने बलून को नहीं ओपन किया था उस टाइम इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0। जैसे ही आप ओपन करते हैं अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो बलून मूव करके जा रहा है अपवर्ड। तो अब अगेन वही बात है, उस चीज को आपने याद रखना है। अपवर्ड वाला जो है वो पॉजिटिव होता है ना, Yes, sir. Direction. पॉजिटिव, बिल्कुल डायरेक्शन है पॉजिटिव, प्लस वाई। और डाउनवर्ड वाला क्या होगा, माइनस वाई। तो अब मैं इसके मोमेंटम को देखें, यहां पर लिखता हूं, ये लिखा जाएगा एम बी वी बी। सही है ना। बलून की वेलोसिटी, बलून का मास, माइनस मास ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर। क्लियर है बात? अब Yes. अगेन देखें, वही गन वाली बात हो गई ना यहां पर भी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एम ए वी ए इज इक्वल्स टू एम बी वी बी। और अब आपने अगर कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी ऑफ बलून कितनी होगी तो आप क्या कर सकते हैं, एम बी को डिवाइड कर दें, यहां से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। वही केस है जो कि मैंने इसके अंदर पुट किया था। अब बोर्ड की एग्जांपल देख लें। इस चीज को मैंने थर्ड लॉ मोशन में भी आपको एक्सप्लेन किया था। यहां पर मोमेंटम के केस के लिए हम कर रहे थे, थर्ड लॉ मोशन मोमेंटम क्योंकि रिलेट करता है। अब यहां पर एक बोट है जिसके अंदर एक बंदा जो है वो बैठा हुआ है। इस बोट के पास कोई मोटर मौजूद नहीं है और ये चाहता है कि इस बोट को मूव करवाया जाए। इस बोट के अंदर कुछ वेट्स रखे हुए हैं, ये रेड कलर के मैंने शो किए हुए, ये वेट्स हैं। अगर ये वेट्स को उठा के पुश करे बैकवर्ड, तो जैसे ये उठाकर डाउनवर्ड मूव करवाएगा, यानी कि इधर थ्रो करेगा, तो बोट पर फोर्स लगेगी जो कि क्या होगी, रिएक्शन होगा। यानी कि अगर आप उस पैकेज को थ्रो करते हैं, ये आपके पास क्या है, एक्शन। तो बोर्ड पर फोर्स लगेगी जो कि क्या होगी, ऑपोजिट, और वो क्या होगा, रिएक्शन। क्लियर है ना बात? तो यहां पर अगर आप देखें तो अगेन यहां पर थर्ड लॉ मोशन भी प्रूव हो रहा है और आपके पास क्या है, मोमेंटम की इक्वेशन भी प्रूव हो रही है कि आप एक साइड पर अगर वेलोसिटी जो है वो इस पैकेज की फेंक रहे हैं तो जिस सिस्टम के अंदर आप बैठे हुए बोट में, वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। तो वही वाली एग्जांपल हो गई ना, जो कि मैंने अभी आपको गन की दी है, जो कि मैंने अभी आपको बलून की दी है, वही तो सारी एग्जांपल है। जब तक बोट नहीं मूव कर रही थी इनिशियल मोमेंटम 0 था, लेकिन फिर फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो अगेन वही दो आपके पास वेलोसिटीज हो गई, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। बिल्कुल वही चीज है जो कि बलून और गन के केस के अंदर की थी। क्लियर है यहां तक बात? और सर, जी जी। गन के अंदर हमें अगर ज्यादा वेलोसिटी से बुलेट को आगे भेजना है तो हमें रिकॉइल को ज्यादा नहीं होने देना चाहिए, हम उसको रोकते क्यों है? नहीं, वो हम इसलिए रोकते हैं स्टेबिलिटी के लिए। देखे ना, आप यहां से अगर फायर कर रहे हैं तो अगर आप रिकॉइलिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि गन की तो टारगेट ही नहीं बन सकेगा। जैसे ही आप फायर करेंगे और गन जो है अगर वो पीछे मूव करके चली गई तो ये हुआ कि उसके अंदर तो आपने स्टेबिलिटी खत्म कर दी। आप स्टेबल करने के लिए ये काम करते हैं ना, रिकॉइलिंग की, उसकी रिकॉइल को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसीलिए तो गन को हैवी बनाया जाता है। उसका जो बैक वाला हिस्सा होता है उसको क्यों हैवी बनाया जाता है, इसी वजह से कि जब फायर किया जाए तो गन जो है वो अपने टारगेट से मूव ना करे। ठीक है, वो टारगेट पे रहनी चाहिए। ये तो नहीं है कि एक ही दफा बस फायर कर दिया और उसके बाद फिर गन को यूज नहीं करना दोबारा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए एक और एग्जांपल है। एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में अगर देखा जाए ये कंप्रेस्ड है। स्प्रिंग इनिशियली क्या है, कंप्रेस्ड है। अब जब स्प्रिंग इनिशियली कंप्रेस्ड है तो उस वक्त इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। जैसे ही आप स्प्रिंग को एक्सपेंड करते हैं तो अब इस स्प्रिंग में ये मास जो है वो मूव करेगा और इसकी वेलोसिटी है v2,
जबकि m1 मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट और इसकी वेलोसिटी होगी -v1। ठीक है ना, अब मैं डायरेक्शन आपको वही शो करके बता रहा हूं, -v1, क्योंकि डायरेक्शन है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये मुझे बताएं कि अगर इन मैसेज को मैं इस तरह लिखूं कि m1 और m2 इनकी वैल्यूज हैं 2:3। अब जरा जल्दी से मुझे ये कैलकुलेट कर कर बताएं कि v1 एंड v2 का रेशो क्या होगा। 3:2। बिल्कुल एग्जैक्टली 3:2। क्यों? आपने वही काम किया जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। फाइनल मोमेंटम की जगह आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आप लिखेंगे m2 v2 माइनस m1 v1। फिर आप माइनस m1 v1 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। और आपने m1 अपॉन m2 का रेशो आपको पता है v1 v2 का निकालना है, तो v1 अपॉन v2 बराबर होगा किसके? m2 अपॉन m1 के। तो यहां से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 3:2। समझ आ गई ये बात सबको? एक और एग्जांपल लेते हैं जी रॉकेट प्रोपल्जन की। रॉकेट प्रोपल्जन के अंदर क्या होता है कि अगर ये रॉकेट मूव करके जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आप जानते हैं कि जो गैसेस एक्सपेल्ड हो रही होती हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में यानी कि डाउनवर्ड मूव कर रही होती हैं। ये पावर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पर रॉकेट का जो मोमेंटम है वो फॉरवर्ड है। तो यहां से जो आपके पास जो गैसेस हैं इसके अंदर से निकल रही हैं, उन गैसेस का जो मोमेंटम है उसे मैंने pg से लिख दिया। अब यहां पे अगर आप देखें तो अगेन यहां पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है और इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी प्रूव करते हैं। पेपर में जब कभी भी ऐसा एमसीक्यूज आएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों करेक्ट ऑप्शन है। अगर वो कोई एक ऑप्शन दे, या तो लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन दे दे, या आप उसे क्लिक करेंगे। अगर वो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दे दे, आप उसे क्लिक करेंगे। या कभी कभार एमसीक्यूज में ये भी आता है कि वो थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों देता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो दोनों दे और ऑप्शन के अंदर ऑल या बोथ ऑफ जो है ए और बी ऑप्शन ना दे। ये जरूर होगा कि ये दोनों चीजें जो होंगी मौजूद होंगी। यानी कि रॉकेट प्रोपल्शन एप्लीकेशन है किसकी? इट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एप्लीकेशन ऑफ Third law. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और मैंने आपको बताया जहां जहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा वहां पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई होता है। तो ये आपके पास हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें तो इस केस को मैं यहां पर लिखता हूं इस तरह से कि इस जो आपके पास ये रॉकेट है, इस रॉकेट का जो एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन को अगर हम यहां पे डायरेक्टली लिखें तो वो एक्सेलरेशन बराबर होता है mv डिवाइडेड बाय m के। यहां पर जो मैस है वो है मैस ऑफ रॉकेट। मैस ऑफ रॉकेट जो आपके पास v है वो है वेलोसिटी ऑफ गैसेस। वेलोसिटी ऑफ गैसेस। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो स्मॉल m है ये क्या चीज है? स्मॉल m क्या है? ये mass of मैस ऑफ व्हाट? rocket. नहीं, स्मॉल m है मैस ऑफ रॉकेट, तो मैंने कैपिटल M से ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया ना। स्मॉल m है फ्लो रेट ऑफ गैसेस। कितनी रेट से गैसेस बर्न होके बाहर आ रही हैं, इसे हम फ्लो रेट ऑफ गैसेस कहते हैं और इसको हम लिखते हैं m/t। पर यूनिट टाइम कितना मैस बर्न हो रहा है फ्यूल का, उसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम यहां पर सिर्फ पढ़ते इस चीज को है कि हम एक्सेलरेशन का मैस ऑफ रॉकेट के साथ क्या करते हैं? इनवर्स रिलेशन, कि जैसे जैसे आपके पास मैस रिड्यूस होता रहेगा एक्सेलरेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर जो आपके पास m की वैल्यू है वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। तो अगेन यहां पर देखें तो रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर भी आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? प्रूव होता है। अब आखिरी चीज एक्सप्लोसिव फोर्सेस के बारे में देख लें जरा। एक्सप्लोसिव फोर्सेस में फर्ज करें कि एक आपके पास बॉम्ब है जो कि आप ड्रॉप करते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, ये आपके पास एक बॉम्ब है, आपने ड्रॉप किया जिसका मैस था कैपिटल M। जैसे ये बॉम्ब आकर फटता है तो फर्ज करें मैं इसको कहता हूं कि ये दो पार्ट्स के अंदर क्या हुआ? फट गया आके इस तरह से, ये दो पार्ट्स में इस तरह फट गया। अब एक पार्ट उसकी वेलोसिटी है यहां पर v1, जो दूसरा पार्ट उसकी वेलोसिटी है यहां पर v2,
ठीक है, जो जब ये आ रहा था तो इसकी वेलोसिटी थी v, यानी कि फटने से पहले आपके पास v वेलोसिटी और फटने के बाद। अब यहां पर हम इसका अगर मोमेंटम देखें कि यहां पर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या सेम होगा या नहीं, तो देखें इनिशियल जब मोमेंटम है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मास था कैपिटल m, वेलोसिटी थी v। फाइनल मोमेंटम आफ्टर इसके अंदर जो ये एक्सप्लोड किया, तो अब क्या मोमेंटम इसके अंदर सेम है या नहीं, तो देखें m1 v1 प्लस m2 v2। यहां पर अब हम इसके अंदर देखते हैं कि ये कैसे कंजर्व्ड है, इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे अप्लाई हो रहा है। तो देखिए इस काम के लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और वेक्टर्स के जरिए हम इसे प्रूव करते हैं कि यहां पर मोमेंटम कंजर्व है। कैसे, देखो v1 और v2 डिफरेंट डायरेक्शन में, अगर मैं v1 v2 को ऐड करूं हेड टू टेल की मदद से, v1 की डायरेक्शन आप देखें तो मैं v1 को बना देता हूं ऐसे, v2 की अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो v2 को मैं बना देता हूं इस तरह से। अब v1 और v2 को अगर मैंने हेड टू टेल की मदद से ज्वाइन कर दिया है तो मुझे बताएं इसका जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी नहीं होगी, यस सर। और इसकी डायरेक्शन अगर इस तरह है तो इनिशियल तो वेलोसिटी यही थी। तो आप मुझे बताएं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तो बराबर हो गई, इसका मतलब मोमेंटम यहां पर क्या है, कंजर्व है। तो अगेन एक्सप्लोसिव फोर्सेस के अंदर भी मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। क्लियर है बात यहां तक? Yes, sir. अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को जरा आपने समझना है। क्वेश्चन ये है कि एक जो है वो ट्रक है जिसका मास है 15,000 केजी, ट्रक का मास है 15,000 केजी, और एक कार है जिसका मास है 2,000 केजी। ठीक है, अच्छा ये ट्रक जो है वो मूव करके आ रहा है विद वेलोसिटी v। इस ट्रक की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को मैं कह देता हूं वो वेलोसिटी है 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर। और आपके पास जो कार है ना वो रेस्ट में, कार रुकी हुई है, यानी कि इसकी स्पीड क्या है, 0, कार की स्पीड 0। जैसे ये ट्रक जाकर इस कार को हिट करेगा तो ये दोनों क्या होंगे, एक साथ स्टिक हो जाएंगे, और अब ये जो ट्रक है ना ये इस कार को ड्रैग करेगा। अब अगर ये कार को ड्रैग कर रहा है तो इसका मतलब इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक हो गया ना, इसको मैं कह देता हूं v प्राइम। यानी कि आपने कौन सा केस लगाना है जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, कौन सा, कॉमन, बिल्कुल कॉमन वेलोसिटी का आपने क्या करना है, केस इसके अंदर अप्लाई करना है और आपने ये कैलकुलेट करना है। अब हम सिंपल ये करेंगे, मोमेंटम का केस इसके अंदर अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो क्या है, इनिशियल मोमेंटम बराबर है किसके, For complete video lectures of physics, for MDCAT preparations, visit biologyguardian.com. Not only physics, but you can also obtain chemistry for the preparation of MDCAT and biology for the preparation of MDCAT. English as well as logical reasoning can also be found on biologyguardian.com. So don't miss out on this opportunity and visit biologyguardian.com. फाइनल मोमेंटम के। अब यहां पर आप देखें कि इनिशियल मोमेंटम कार का तो 0 है, तो मैं कार के लिए मोमेंटम जो है वो 0 लिख देता हूं, ठीक है ना। लेकिन ट्रक का मोमेंटम 0 नहीं है शुरू में, तो मैं उसके लिए मोमेंटम को लिख देता हूं कैपिटल m v प्लस 0। फाइनल मोमेंटम मैं यहां पे लिखता हूं m v प्राइम प्लस m v प्राइम। समझ आ गया ना, v प्राइम क्या है, कॉमन वेलोसिटी है। अब आप इस केस को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर आप लिखेंगे कैपिटल एम वी इज इक्वल्स टू, यहां से वी प्राइम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और अगर वी प्राइम को निकालना है आपने तो वी प्राइम बराबर हो जाएगा कैपिटल एम वी डिवाइडेड बाय एम प्लस स्मॉल एम। अब आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी और इसका आंसर निकालना है। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं जरा और फिर आप देखें इसका क्या आंसर आएगा। तो देखें कैपिटल एम की वैल्यू जो है वो कितनी है, 15,000। आप अब इसके अंदर क्या है कि आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है। आप कोशिश करें कि इसको विदाउट कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। वेलोसिटी की वैल्यू 144 किलोमीटर पर आवर है। अब 144 को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, 144 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3600। अब ये 2 0 से कैंसिल हो गया, 36 1 is 36, 36 4 is 144। कैसे पता चला मुझे, 36 2 is 72 होता है, 72 को डबल करेंगे 144 होता है, एंड 4 10 का क्या हो जाएगा 40।
तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, 40 मीटर पर सेकंड। अक्सर क्वेश्चन या तो 72 किलोमीटर पर 72 किलोमीटर पर आवर से देते हैं या 144 से देते हैं। ये जो है बहुत कॉमन आपके पास क्वेश्चन है, ताकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कन्वर्ट करने की। तो आंसर 40 मीटर पर सेकंड। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय m प्लस m, तो 15,000 प्लस स्मॉल m, कार की मास कितना है, 2000। ठीक हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं जरा। सबसे पहले अगर मैं 15 को 40 से मल्टीप्लाई करूं या 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो 15 4 का होता है 60, और आप फर्दर इसके जो 4 जीरो वो इसके साथ लगा दें, 1 2 3 4। ठीक हो गया ना। एंड डिवाइडेड बाय 15 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 17,000। क्लियर है बात। अच्छा, अब जरा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 3 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां पर आपके पास नीचे है 17, ऊपर आपके पास है 600। अब हम इसे क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं, अब देखें अप्रोक्सीमेशन है इसके अंदर, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना। क्यों, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप अप्रोक्सीमेट के करीब भी पहुंच जाएंगे तो आपको पता चलेगा। 17 को अगर मैं 16 मान लूं, ठीक है ना, तो 16 मानने का मतलब ये है कि ये 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा 16 होता है। और यहां पर अगर मैं लिखूं 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और ये हो गया वो 150 डिवाइडेड बाय 4। 150 का आधा करें तो 75 होता है, 75 का आधा करें 37 के करीब आता है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो मैंने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लगाई है 35.2 मीटर पर सेकंड। अब जाहिर सी बात है आपके पास तो ऑप्शन गिवन होगा, तो उस ऑप्शन में आप देख लेंगे जो भी नियरेस्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। आप चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 150 को डिवाइड कर दें, 4 को डिवाइड कर दें 150 से, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर डेसिमल लेने के बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास आसान तरीका है इसे सॉल्व करने का। क्लियर हो गई यहां तक बात? सर जी क्वेश्चन है तो पूछें। सर एक चीज पूछनी थी, अगर जी, कार जी। आएंगे जी। आएंगे तो उसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा? क्या करेंगे कार को? अगर दोनों कार या ट्रक स्टिक हैं तो उसमें तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं हुआ ना उस इंस्टेंट पे। नहीं, आप ये करेंगे कि कार भी मूव कर रही है या इन दोनों में से कोई एक चीज जो है वो रेस्ट में है? नो सर, लाइक आपने जो बॉल वाला जो जिसमें दोनों बॉल स्टिक हो गए थे, जी तो जी जी। उसमें तो जब स्टिक हो गए थे तब तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन एग्जिस्ट नहीं करता था ना उन दोनों के दरमियान। नहीं, उस टाइम पे तो देखिए थर्ड लॉ मोशन होने के बाद ही तो स्टिक हुआ है। जब ये जाकर एक दूसरे से हिट करेंगे तभी तो फोर्सेस एक्सचेंज होंगी, एंड फोर्सेस एक्सचेंज हो गई हैं। अब तो ये कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ना, ठीक है। थर्ड लॉ मोशन वाला प्रोसेस तो तब हुआ जब ये दोनों ने एक दूसरे को जाके क्या किया था, हिट किया था। तो हिट स्टिक होने का मतलब ये है कि पहले वो एक दूसरे से टकराए होंगे, कोलाइड किए होंगे, तभी तो आपके पास थर्ड लॉ मोशन वहां आया होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखें क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ वैगन वेटिंग 1000 kg, एक वैगन है जिसका जो मास है वो 1000 kg है, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड। अ मास ऑफ 250 kg इज ड्रॉप्ड ऑन इट, द वेलोसिटी विद विच इट मूव्स नाउ इज कितनी हो जाएगी? तो अगर आप देखें इस केस के अंदर ये है कि पहले आपके पास जो ट्रक है ना वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, इसका जो मास है वो m है, इसका मास m है। फिर ऊपर से क्या होता है कि एक ब्लॉक जो होता है ना वो इस ट्रक के अंदर ड्रॉप कर दिया जाता है। तो जब ड्रॉप करेंगे इसका मास क्या हो जाएगा, चेंज। तो अब आपसे पूछा गया उसकी क्या वेलोसिटी वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? तो ऑब्वियसली अगर मास बढ़ गया तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। कितनी चेंज होगी इस चीज को हमने कैलकुलेट करना। तो अगेन यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से कि जो आपके पास इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है। तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास है एम वी, फाइनल मोमेंटम आपके पास है एम प्राइम वी प्राइम। ठीक है। स्मॉल एम की वैल्यू शुरू में कितनी है, 1000, और v आपके पास क्या है, 50। ठीक है ना, ऊपर लिखा हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, मैं यहां लिख देता हूं 50। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आंसर m प्राइम, m प्राइम का मतलब क्या है, अब ट्रक का और वो जो वेट इसके अंदर गिरा है 250 का, इन दोनों को आपने ऐड करके लिखना है। तो यहां क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 250। अच्छा, और उसके बाद फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, v प्राइम के साथ, और v प्राइम आपको कैलकुलेट करना है। अब आप क्या करेंगे, 1000 को 50 से अगर मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये बन जाता है 50,000।
दूसरी तरफ आपके पास 1250 से ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1250। अब आप 1250 को क्या करें, डिवाइड कर दें दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 1250 इज इक्वल्स टू वी प्राइम। अब आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 के टेबल के अंदर ये आता है, 0 से 0 ये आपके पास कैंसिल हो जाता है, एंड देन आप वेलोसिटीज की कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आ जाती है 40, और यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास जो है वो वेलोसिटी है। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास वो ट्रक खाली मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी क्या थी, 50, लेकिन जैसे ही एक वेट ऊपर से ड्रॉप हो जाता है उसकी वेलोसिटी क्या रह जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि इसका मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गई बात यहां तक? यस सर। चले जी, तो हमारा अगला टॉपिक भी था लेकिन टाइम जरा शॉर्ट है, वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा, कल ही उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़िएगा, कोई अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, सर जी जी। सर कॉल वाला केस दोबारा बताइएगा प्लीज। कौन सा केस? रॉकेट वाला। रॉकेट वाला। देखिए भाई, रॉकेट वाले केस के अंदर हमने ये बताया कि जब रॉकेट मूव करके अपवर्ड जा रहा होता है ना, तो अपवर्ड क्यों जा रहा होता है, क्योंकि यहां पर रिएक्शन मौजूद है, और वो रिएक्शन आपके पास क्या है, सॉरी एक्शन आपके पास क्या है, एक्शन ये है कि जब बर्निंग गैसेस एक्सपेल्ड आउट कर रही होती हैं तो रिएक्शन में जो रॉकेट होता है वो क्या होता है, अपवर्ड मूव करता है। ठीक हो गया ना? अब यहां पर थर्ड लॉ मोशन प्रूव हो रहा है ना। अब अगर हम यहां पर इसके अंदर मोमेंटम को देखें तो आप जानते हैं कि मोमेंटम की इक्वेशन यहां पर अप्लाई कर जा सकती है इसी तरह से जैसे हमने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम किया। जब तक रॉकेट मूव नहीं किया था इनिशियल मोमेंटम 0 था, लेकिन अब फाइनल मोमेंटम की इक्वेशन लगाएंगे। जो बलून का केस मैंने अब आपको बताया था वो केस यहां पर अप्लाई कर सकते हैं गैसेस के लिए, mg/vg। ठीक है, और रॉकेट अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, कैपिटल M एंड V ऑफ रॉकेट। अब अगेन माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, mvr इज इक्वल्स टू mg/vg। तो यहां से अगर आपने रॉकेट की वेलोसिटी निकालनी है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, mg/vg डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो जैसे जैसे बर्निंग गैसेस होंगी, मास रिड्यूस होता रहेगा, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी रॉकेट की, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना? तो वही चीज जो मैंने आपको बलून के लिए बताई, वही चीज जो मैंने आपको गन के लिए बताई, वही चीज जो मैंने आपको ये बॉल्स स्प्रिंग वाली बताई, वही चीज रॉकेट के अंदर भी अप्लाई हो रही है। क्लियर है? सर एक्सीलरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है वेलोसिटी की, इस वजह से चेंज इन वेलोसिटी की। जी जी जी, वो तो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से, वो तो मैंने सेकंड लॉ मोशन यहां पर अप्लाई कर मैंने आपको एक्सेलरेशन के बारे में ये बताया कि एक्सेलरेशन जो आपकी बुक के अंदर इक्वेशन दी हुई है ना, उस इक्वेशन को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है, वो इक्वेशन क्या बता रही है। ओके सर। क्लियर है बात? चले जी, सर कल हमारे इसको पास कंटिन्यू करेंगे। जी जी जी, बोले। सर सर दो केसेस है ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलेजन और परफेक्टली एनालास्टिक कोलेजन का। तो अगर ये दोनों आ जाए तो उस केसेस में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? बेटा ये अगला टॉपिक मैंने आज यही पढ़ाना था, आप देखें ये सारी मैंने जो है वो बनाकर रखी हुई है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, आपको बताऊंगा परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिक क्या होता है, उस टाइम आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज हमारा कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम तक था, इन्हीं टॉपिक्स को रिव्यू करें, इनमें कोई प्रॉब्लम है तो इससे क्वेश्चन पूछें। अगला टॉपिक जब हम कल पढ़ेंगे तो उसका क्वेश्चन आप कल पूछ सकते हैं। ठीक है? जी सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। For complete video lectures of physics for MDCAT preparations, visit biologyguardian.com. Not only physics, but you can also obtain chemistry for the preparation of MDCAT and biology for the preparation of MDCAT. English as well as logical reasoning can also be found on biologyguardian.com. So don't miss out on this opportunity and visit biologyguardian.com.